हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस बीकॉम फिफ्थ सेम के यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो उनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो बताए थे, बट आज की इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उसके सारे नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, एंड आंसर्स के साथ किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो सारी चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ऑन डिमांड वीडियो है। आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाओ। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम यूनिट 1 के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ठीक है, उसकी मैंने पीडीएफ सारी ये क्रिएट करके रखी है, ठीक है, जिसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना कि जो मुझे लग रहा है कि हाँ प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हुए हैं एंड ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं, वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, यूनिट 1 सारा आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 करेंगे। अगर उसकी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता दो, आपके एग्जाम के पहले मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू एन एंटरप्राइज डिस्कस। ये आई थिंक 2020 एंड 2021 में ये क्वेश्चन आया है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर के आपके करैक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है। बेसिकली इसमें आपको बताना है कि एंटरप्रेन्योर जो बेसिकली वो क्यों इनोवेशन को कह सकते हो बर्थ देता है। ठीक है, क्या उसमें मेन चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एंटरप्राइज को बर्थ देता है। इसका क्या मतलब है, मान लो आज से अगर आप 50 साल पहले चल जाओ या काफ़ी समय पहले चल जाओ, जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, अब एक पर्सन आया या एक कंपनी ऐसी आई जिसने क्या किया, स्मार्टफोन्स बनाने स्टार्ट किए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो थे इनोवेशंस आती है स्मार्टफोन्स में, जैसे फोल्डेबल फ़ोन्स आता है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई हम न्यू इनोवेशन, कोई प्रोडक्ट की न्यू इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी में न्यू चेंज लेके आ रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्शन का प्रोसेस लेके आ रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, अगर इनोवेशन लेके आएंगे उसी से एक एंटरप्राइज बनेगी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कोई न्यू इनोवेशन से ही एक कंपनी खड़ी होगी। ठीक है, एक मान लो मैं न्यू इनोवेशन लेके आई हूँ, स्मार्टफोन्स मान लो मार्केट में कोई नहीं बनाता, ना किसी को पता कि स्मार्टफोन्स भी होते हैं, तो हमारी कंपनी पहली बनती है। ये एक एंटरप्रेनर क्या बनता है, उसके पास आइडिया आता है, वो सारा क्या करता है, एक मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन क्रिएट करता है और उसको लॉन्च करता है। एंड जैसे जैसे वो बिकता है वो क्या होता है, उसकी एंटरप्राइज ग्रो करने लग जाती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ही जो बेसिकली है ये किसको बर्थ देता है, एंटरप्राइज को बर्थ देता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, जिसमें न्यू बिजनेस प्रोसेस हो गया, जिसमें कह सकते हो बिजनेस वर्ल्ड को एक न्यू लाइफ मिल जाती है। ठीक है, जैसे एआई टेक्नोलॉजी अब आ रही है। ठीक है, एआई इंडस्ट्री पूरी बन गई है, जिससे लोगों का जो काम है वो तो आसान हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बन रही है। मतलब एक कह सकते हो एक न्यू चीज़, मतलब एक न्यू इनोवेशन ना पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। ठीक है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एआई से मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपने काम में ईज़ मिल रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ एंटरप्राइज जो है बेसिकली बर्थ देती है किसको, एंटरप्राइज को। पहला है आइडिएशन। आइडिएशन का क्या मतलब है, फर्स्ट स्टेप जो है एंटरप्रेन्योर का वो क्या होता है, आइडिया। मेरे माइंड में एक आइडिया आएगा कि मान लो मार्केट में सिर्फ जो हमारे बटन्स वाले फ़ोन होते हैं ना वो चल रहे हैं, तो मुझे आइडिया आएगा कि काश एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो टच स्क्रीन से चले। ठीक है, जिसमें इंटरनेट कनेक्ट हो, उसमें हम ऑल ओवर द हर चीज़ कर पाएँ, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन को हमें लेना है, ठीक है, कोई वीडियो देखनी है, हम कुछ भी कर पाएँ। तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आएगा, आइडिया आएगा। तो आइडिएशन यानी कि कॉन्सेप्शन, बेसिकली ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये एक आइडिया या विजन को क्रिएट करेगा। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट में क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है कि अगर मैं इस तरीके का प्रोडक्ट बनाऊंगा या अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर लेके आऊँगा जिससे आने वाली मार्केट, मतलब जो मार्केट है, कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और हमारी एंटरप्राइज के ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग। अब सबसे पहले मैंने ये सोच लिया कि मुझे करना क्या है, मेरा आइडिया क्या है। आइडिया के बाद उस चीज़ की प्लानिंग करेंगे कि मान लो मेरा गोल है, मान लो मेरा गोल आईएएस बनना है। अब उस आईएएस बनने तक मुझे क्या क्या प्लान करके रखना है। सबसे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर मैं एक गोल बनाती हूँ तो मेरे पास सबसे पहले गोल बनाने के बाद मैंने सबसे पहले गोल बना लिया कि मुझे आईएएस बनना है। दूसरी बात मैंने क्या कर लिया, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्लानिंग कर ली कि मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर वो करूँगी। कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले टारगेट बनाना है, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ की हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में क्या आ जाएगा, आप मार्केट की रिसर्च करोगे कि कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट को लाइक करेगा, सर्वे वगैरह करवाओ। ठीक है, जिसमें आप मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे, एक रोड मैप जो है, मतलब एक रोड मैप तैयार करोगे कि सबसे पहले अगर मुझे इस
मुकाम तक या इस एम तक पहुंचना है तो मुझे ये सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्च। अब इसमें क्या किया, आपने प्लानिंग कर ली, सब कुछ प्रोडक्ट वगैरह बन गया, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अब आपने क्या करना है, जो बेसिकली एक्चुअल लॉन्च है ना, ये एक तरीके का एक चाइल्ड के बर्थ की तरह होता है, जिसमें जो मूवमेंट हमें, जिस मूवमेंट में हमें आइडिया आता है, अब हमें इस बेसिकली लॉन्च में क्या करना है, उस आइडिया को रियलिटी में बनाना है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, जिसमें आप अपने हमारे जो बिजनेस है उसको रजिस्टर करवाएंगे, जो हमारे पास फंड्स है, कैपिटल हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी। अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर चीज़ फ्री में तो होती नहीं है, हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए, वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले हमने प्लान कर लिया, अब उस जो हमने प्लानिंग की है ना, उसको हमने कॉन्क्रीट शेप देनी है, मतलब उसको हमने किस तरीके से पूरा करना है, ठीक है, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। एक तरीके का कह सकते हो न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही ये होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसे चाइल्डहुड स्टेज भी कहते हैं। आफ्टर बर्थ जब हमने सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी, प्लानिंग की थी, हमने क्या किया, कैपिटल अरेंज की, वर्कर्स अरेंज किए, अब हमने गाइस क्या करना है, हमने अपने रिसोर्सेज को देखना है। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें उनकी इस तरीके से यूटिलाइजेशन करनी है ताकि हमें मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन उस पर्टिकुलर चीज़ से मिल पाए, ठीक है। जिससे हमें क्या करना है, एक एंटरप्राइज जो है वो एफर्ट्स लगाएगी ताकि वो सर्वाइव एंड ग्रो कर सके मार्केट में, ठीक है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करेगी, कस्टमर के रिलेशंस मेंटेन करेगी एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनी कंप्लीट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेच्योरिटी, इसे अडल्टहुड स्टेज भी कहते हैं। इसमें बेसिकली गाइस आपका क्या होगा, जैसे जैसे बिजनेस मेच्योर होगा, मतलब मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 2022 में, 23, 24, जैसे जैसे समय बीता जाएगा ना, हमें हमारी जो मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट है ना वो हो जाएगी। अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, बहुत पुराने पुराने, कई 100 साल पुराने ब्रांड्स हैं, कोई 50 साल पुराने ब्रांड्स हैं, जैसे जैसे उनको टाइम होता जा रहा है ना, लोगों का उन पर विश्वास बनता जा रहा है एंड मार्केट में वो एक तरीके के इस्टेब्लिश हो गए हैं। जैसे अगर हम आज हमें पता है, जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये ऐसा ब्रांड है, अगर हम किसी शॉप में लेने भी जाते हैं ना, तो हम पर्टिकुलरली काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं कि हमें ये ब्रांड का ये प्रोडक्ट चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपका टाइम बीत जाएगा ना, जैसे जैसे आपने बिजनेस सेटअप किया था, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, अगर आपकी सारी प्लानिंग अच्छे से चल रही है, आपका काम अच्छे से चल रहा है, तो आपकी मार्केट में एक क्या बन जाएगी, रेपुटेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जैसे रेपुटेशन बनेगी, हम और न्यू इनोवेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, इनोवेशन अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में सोचेंगे कि लोग हमारे ब्रांड को पसंद कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो हम सारी हमारी जो मार्केट में इसी तरीके की हमारी जो बेसिकली कह सकते हो ग्रोथ इंक्रीज, मतलब ग्रोथ करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू इनोवेशन लाएंगे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड री इन्वेंशन, इसको रीबर्थ भी कहते हैं। इसमें जैसे बेसिकली एक बिजनेस में बेसिकली क्या होगा, जैसे एक बिजनेस है, अब मान लो मैंने बिजनेस था, मैंने स्मार्टफोन बनाए, धीरे धीरे 3, 4 साल, 5 साल बीत गए, लोगों को मेरे स्मार्टफोन बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं, न्यू न्यू फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो अब हमें रुकना नहीं है, हमें न्यू न्यू फीचर्स ऐड करने हैं। मान लो मैंने फोल्डेबल फ़ोन जो है वो लॉन्च कर दिया, मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम्स को समझा। कई बार क्या होता है, कई बार हमारी जो बेसिकली पॉकेट्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है, काफ़ी कस्टमर्स के साथ भी ऐसा होता है, अगर मान लो मैंने मार्केट की रिसर्च की कि वो पर्टिकुलरली फ़ोन आपकी जो पॉकेट है उसमें फिट नहीं आ रहा, ठीक है, बड़ा होने के कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी 6.5 इंचेस, 7 इंचेस, मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बड़े फ़ोन आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया कि मान लो मैंने कंपनी ने सोचा कि हमने ना जो फोल्डेबल फ़ोन है ना वो लॉन्च करते हैं, उससे क्या होगा, एक तो वो छोटे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, उसको आप छोटी से छोटी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो एंड कस्टमर के लिए भी ईजी हो जाएगा एंड उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर दोगे। मतलब आपको क्या करना, कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन करते रहना है अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हो एंड लॉन्ग ग्रोथ चाहते हो अपनी एंटरप्राइज की, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंक्लूजन है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक डायनामिक एंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। जैसे आपने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करोगे, जैसे आईफोन का एग्जांपल ले लो, ठीक है, आईफोन हर साल कोई ना कोई अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, ठीक है। अब मान लो कोई, अब आईफोन 14 लॉन्च हुआ, फिर 15 हुआ, ठीक है, फिर प्रो मैक्स 16 हुआ, मतलब कहने का क्या मतलब है, बेसिकली हर साल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है। उससे कहने का मतलब है न्यू प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स होते हैं, न्यू इनोवेशंस होती हैं, जिनसे मार्केट में उनकी प्रेजेंस है ना वो बनी रहती है, और तभी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर। पहला है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जो एंटरप्रेनर्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो न्यू आइडिया को जनरेट कर सकें, प्रोडक्ट को बना सकें एंड सर्विस को बना सकें, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपनी पहुंच से ज़्यादा, या कोई ऐसी चीज़ जो हम सोचते हैं कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती, उस जैसी चीज़ों को सोचते हैं एंड अपना सारा प्लानिंग वगैरह बनाते हैं, मतलब काफ़ी इनोवेटिव होते हैं।
नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये रिस्क को कैलकुलेट करते हैं ताकि अपने बिजनेस गोल्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन एंड परजर्वेंस। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं इनमें स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होती है, ताकि कोई भी मुश्किल अगर इनके रास्ते में आए, चाहे वो मार्केट के रिलेटेड है, कॉम्पिटिशन के रिलेटेड है, तो इसको ये क्या करते हैं, ओवरकम करते हैं एंड अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे एकदम अच्छी प्लानिंग के साथ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विजन। एंटरप्रेन्योर्स का क्लियर विजन होता है कि उनको क्या अचीव करना है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको पता है मुझे कॉलेज जाना है, तो आप कॉलेज जाओगे, है ना। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं कहाँ घर से बाहर निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, तो मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ जाना है, मतलब एक पर्टिकुलरली आपके पास अगर गोल है ना, सारी चीज़ों को छोड़ के अगर आप उस गोल पे फोकस करते हो ना, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। इसमें बेसिकली क्या है, जो एंटरप्रेनर है उसके पास ये एबिलिटी होती है जिससे अलग अलग इन्वायरमेंट्स या सर्कमस्टांसेस जो हैं बेसिकली जो एंटरप्रेनर के लिए क्या होते हैं, मतलब जिस तरीके का कह सकते हो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही, उनकी सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही एंटरप्रेनर कह सकते हो ढल जाता है। मार्केट को सारा जैसे वो क्या करता है, सारी मार्केट की स्टडी करता है और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग वगैरह करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए आएगा तो थोड़े कम पॉइंट लिख के आना। ठीक है। इसमें बेसिकली आपको जो भी लेटेस्ट इनोवेशंस है ना सर्विस सेक्टर में वो बताने हैं। पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे रही थी। तो ये बेसिकली एआई, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पे चैट जीपीटी, ठीक है, हो गया। जैसे एक गूगल का आया है जिमिनी, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक वर्चुअल असिस्टेंट होता है। ये ऐसे टूल्स को प्रोवाइड करता है जिससे आप कोई भी आपको इंक्वायरी हो रही है वो आप पूरा कर सकते हो, प्रोसेस की ट्रांजेक्शन कर सकते हो एंड पर्सनलाइज्ड जो रिकमेंडेशन है 24/7, ठीक है, कहीं से भी वर्ल्ड में बैठ के अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है फ़ोन में तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन एंड उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। काफ़ी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो क्या कर रही हैं, जैसे अब देख लो, एक मान लो मेरी फैक्ट्री है, अब वर्कर्स जो हैं वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, जिनकी मतलब जो जिस जैसा उनका स्किल है एंड जैसी उनकी कह सकते हो स्पीड है, उसी हिसाब से वो वर्क करेंगे। बट अगर हम फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स यूज़ करते हैं या ऑटोमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे लॉजिस्टिक में, हॉस्पिटैलिटी में, हेल्थ केयर में, उससे क्या होगा, जो ऑपरेशंस हैं वो एकदम अच्छे तरीके से, जो भी काम हो रहा है अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल्स हैं ये बेसिकली मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफर करते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन बेसिस होती हैं। ठीक है। जैसे कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन हो गई, ठीक है, उसका एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन जो है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर है जिसमें फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है। एंड इसमें बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजेक्शन को की आप क्या करोगे, उनको रिकॉर्ड करोगे ताकि जो फ्रॉड्स हैं वो कम से कम हो सके, मतलब एकदम कह सकते हो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो ईजिली आपको अच्छे तरीके से देनी है ताकि जो भी इन्वेस्टर वगैरह है या कोई भी पर्सन है उनकी ट्रस्ट जो है एंटरप्राइज के साथ बना रहे। नेक्स्ट है गाइस टेलीमेडिसिन एंड हेल्थ टेक। हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनोवेशन है एंड ये कॉन्टीन्यूसली राइज कर रहा है। ठीक है। जैसे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स हो गया, वेयरेबल्स हो गया, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग हो गया, जैसे काफ़ी ऐसे ऐप्स आए हैं जैसे आप घर पे बैठ के कुछ आपको फीस पे करनी पड़ती है, आप डॉक्टर के साथ लाइव वीडियो चैट कर सकते हैं, उनको अपने बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है एंड वो आपको दवाइयाँ लिख के दे देते हैं। ठीक है। या फिर उन्हीं के ऐप से आपको जो दवाइयाँ हैं वो 1-1.5 घंटे के अंदर आपके घर आ जाती हैं। ठीक है। ये जो इनोवेशंस हैं बेसिकली सर्विस सेक्टर में डेवलप हो रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। तो गाइज ये जो चैप्टर है ना वुमेन एंटरप्रेन्योर वाला, गाइज ये मैं जितना बताऊँ ना ये उतना कम है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर में से ना 99% आपका क्वेश्चन आएगा। अब मैं 99% क्यों कह रही हूँ, हर साल वैसे तो क्वेश्चन आता है, अगर कई बार एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन डालता है या नहीं डालता है उस केस में नहीं आएगा, बट ये क्वेश्चन हर साल होता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आप देखोगे ये क्वेश्चन आया ही आया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एंड ये मैंने चैप्टर ना बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में ना मैं लिंक दे दूँगी एंटरप्रेन्योरशिप की फुल प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जाके ये चैप्टर अच्छे से कर लो। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में से, यूनिट 1 में से इसका एक क्वेश्चन भाई आता है। ठीक है। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन एंड रोल के बारे में बताना है। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, प्ले करते हैं एज ए कंट्री की इकोनॉमी, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इनका जो रोल एंड इम्पैक्ट है ये वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे पड़ता है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे लार्ज स्केल बिजनेस हो। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ रोल्स हम पढ़ने वाले हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के इंडिया में।
पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन, बिजनेस ग्रोथ। जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, मतलब काफ़ी सारे वुमेन जो हैं वो एंटरप्रेन्योर बन रही हैं, ठीक है, एंड अपने बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट कर रही हैं, ठीक है, जिसमें वो वेरियस टेक्नोलॉजी जैसी इंडस्ट्री में, फैशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन जैसी इंडस्ट्री में वो आ रही हैं। और उनके कारण क्या हो रहा है, ये बेसिकली जीडीपी को भी क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी न्यू बिजनेस है, चाहे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर ही स्टार्ट कर रही है, तो उसके साथ गाइस क्या होगा कि जॉब क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट जॉब क्रिएशन वही चीज़ है कि अगर कोई बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रही है, ठीक है, उसके लिए मैन पावर तो चाहिए, मैन पावर चाहिए होगी तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल चेंज। सोशल एंड कल्चरल चेंज में बेसिकली क्या है, इसमें चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स। अब जो वुमेन्स हैं वो बिजनेस वर्ल्ड में आती हैं एंड सक्सेस को अचीव करती हैं, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि काफ़ी लोग पहले मानते थे, कई भी अब जगह माना जाता है कि लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, या फिर कोई भी घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाना, सिर्फ जो मैन है वो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारा चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म्स कह सकते हो। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सोशल कोजेस। मैनी जो वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं वो सोशल एंटरप्राइज जो है लीड करती हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है एंड कम्युनिटी में भी उनकी बेसिकली कह सकते हो एक रेपुटेशन बनती है कि हाँ, अगर ये लड़की या ये वुमेन कर सकती है तो वाई मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। नेक्स्ट है लीडरशिप इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। पहला है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वुमेन एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ये सिग्निफिकेंट कह सकते हो, जैसे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी वर्क कर रही हैं, ई कॉमर्स के सेक्टर में भी वर्क कर रही हैं। काफ़ी ऐसी सेलर्स हैं अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, जो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाती हैं, घर पे बैठे बैठे ही कमाती हैं, ठीक है। तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है। नेक्स्ट है स्टार्टअप एंड सिलिकॉन वैली इन्फ्लुएंस। ये बेसिकली जो वुमेन के स्टार्टअप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरिया में भी, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे वो अर्बन एरिया हो, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। कई ऐसी बेसिकली जैसे नायका जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, ये बेसिकली एक वुमेन एंटरप्रेन्योर थी, फाल्गुनी नायर, ठीक है। उन्होंने नायका स्टार्ट किया, नायका हम सभी को पता है, ठीक है, जिसमें आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो ये फाल्गुनी नायर ने इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली एक न्यू स्टार्टअप इन्होंने किया था। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जो वुमेन जो है बेसिकली अगर मान लो एज ए वुमेन एंटरप्रेनर, अगर मान लो मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट्स की काफ़ी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें मुझे लोन अगर मैं क्रेडिट ले रही हूँ तो उसमें मुझे क्या है, काफ़ी ज़्यादा छूट भी मिलती है। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे प्रोग्राम्स जो हैं ये माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स को, ताकि उनकी फंडिंग की स्कीम अच्छे तरीके से बन सके एंड उनको ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल सकें। नेक्स्ट है पॉलिसी एडवोकेसी। वुमेन एंटरप्रेनर जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पॉलिसीज़ मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि अगर आप एज ए वुमेन एंटरप्रेनर आप स्टार्ट करते हो, आपको ट्रेनिंग भी फ्री दी जाएगी और साथ ही साथ आपको क्रेडिट भी कम रेट्स पे दिया जाएगा। नेक्स्ट है चैलेंजेस ओवर एंड रिसाइलेंस। चैलेंजेस ओवरकम एंड रिसाइलेंस, इसमें बेसिकली क्या है, ओवरकमिंग बैरियर्स। जो वुमेन्स हैं इंडिया की, ये काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं उसको फेस कर रही हैं, जिसमें कल्चरल बायसनेस आ गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक वुमन के पास आइडिया तो होता है बट उसके पास पैसा नहीं होता, फाइनेंस नहीं होती, कई बार लिमिटेड जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम होती हैं, साथ ही साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामना भी पड़ता है। तो मतलब ये सारी जो बैरियर्स हैं ये कहीं ना कहीं एक एज अ चैलेंज पेश होते हैं वुमेन एंटरप्रेनर के सामने। नेक्स्ट है एम्पावरिंग रूरल वुमेन। जो गांव में वुमेन्स रह रही हैं वो भी बेसिकली बिजनेसेस में बेसिकली क्या करती हैं, एंटर करती हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं, जिससे उनको इनकम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, एंड ट्रेनिंग बेसिकली गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस। लार्ज नंबर ऑफ जो बिजनेस है रूरल एरिया इंडिया में, बेसिकली ये एग्री बिजनेस जो है, ये फार्मिंग रिलेटेड बिजनेसेस जो है वो कर रही हैं, ठीक है, जिससे बेसिकली वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी क्या कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ रूरल लाइवहुड मतलब अपने कह सकते हो लाइफ भी अच्छे तरीके से जी पा रही है, ठीक है। काफ़ी ऐसी वुमेन्स हैं जो रूरल एरिया में, जैसे कोई अचार बेच रहा है, ठीक है, जैसे कोई पापड़ बेच रहा है, ठीक है, जैसे घर पे पापड़ बनाते हैं ना, जो कह सकते हो जो गाँव के लोग हैं ना वो वैसे करते हैं, जैसे कोई पापड़ बना रहा है, कोई पिकल बना रहा है, तो उसको पैक करके अपनी प्रॉपर लेबलिंग करके बेचा जा रहा है, तो उनके बेसिकली क्या है, काफ़ी ज़्यादा उनको डेवलपमेंट मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है उनका बिजनेस। नेक्स्ट है इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी माना जाता है कि हाँ, वुमेन को बाहर नहीं भेजना, ये घर के काम करेगी, ठीक है, इसको ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब उनको इक्वालिटी नहीं मिलती है। तो इस केस में अगर एक गाँव की मान लो एक भी वुमेन एक ऐसा बिजनेस सेट कर लेती है, ठीक है, तो बाकी लोग भी उसको देख के क्या होंगे, इंस्पायर होंगे कि अगर ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो लोग भी इंस्पायर होते हैं। तो गाइस ये जो
मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना सारी पीडीएफ से, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इसका मैं लिंक ना आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आपको ना चैनल की मेंबरशिप का लिंक मिल रहा है। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनको तो ये आराम से मेरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये सारी जो पीडीएफ है ना जो मैंने बनाई है ये आपको ईजिली मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। अब जो बिजनेस प्लान है ये कॉम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के गोल, स्ट्रैटेजी एंड कौन कौन से स्टेप्स हैं कि आप इन गोल्स को अचीव कर सको। ये एसेंशियल होता है बोथ न्यू स्टार्टअप एंड एस्टेब्लिश बिजनेस के लिए, ठीक है। अब इस बिजनेस प्लान में आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव समरी, पहला है ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कंपनी के बारे में, क्या कंपनी का मिशन है, क्या विजन है। नेक्स्ट है बिजनेस ऑब्जेक्टिव में लिखा होता है कि क्या हम कंपनी का गोल है, कंपनी अगर ग्रो करेगी तो किस एरिया में उनको करना है, ठीक है, कैसी प्रॉफिटेबिलिटी होगी एंड क्या मार्केट पोजीशन वो चाहती है। नेक्स्ट है की हाईलाइट्स, यहाँ पे बिजनेस मॉडल, टारगेट मार्केट होगा। अगर मान लो हम गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो कि प्रोडक्ट गर्ल्स के लिए बना रहे हैं या मैन के लिए बना रहे हैं तो टारगेट मार्केट हमारी उस तरीके से होएगी। नेक्स्ट है बिजनेस डिस्क्रिप्शन, इसमें कंपनी के ओवरव्यू लिखा होगा जिसमें सारी कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी होगी बिजनेस के बारे में, ठीक है, जिसमें बेसिकली लीगल स्ट्रक्चर जो है, ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, ये कॉर्पोरेशन है, ये लिखा होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्री बैकग्राउंड, इसमें इंडस्ट्री के डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा होगा, मार्केट ट्रेंड किस तरीके से चल रहे हैं, क्या पोजीशन है हमारी कंपनी की सेक्टर में, वो लिखी होगी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लिखा होगा कि हमारी जो बिज़नेस है वो ये मान लो 3-4 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठा सकती हैं, इस पर्टिकुलर एरिया पे या अपॉर्चुनिटी को बेसिकली ग्रैब कर सकती है। नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, टारगेट मार्केट में बेसिकली लिखा होगा कि किस तरीके के कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, चाहे वो किड्स है, मैन है या वुमेन है, ठीक है, किस तरीके के किस एज के लिए हम बना रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केट साइज एंड ग्रोथ पोटेंशियल, मार्केट साइज इसमें बेसिकली क्या होगा, डाटा के बारे में लिखा होगा कि किस तरीके का मार्केट का साइज़ है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इसमें कॉम्पिटिटर के बारे में लिखा होगा कि हमारे मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है। नेक्स्ट है मार्केट ट्रेंड्स, इसमें लिखा होगा कि करंट मार्केट के ट्रेंड किस तरीके से हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कर पाएंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पहला है बिजनेस स्ट्रक्चर, इसमें बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में लिखा होगा जैसे एलएलसी, कॉर्पोरेशन है या पार्टनरशिप है। ओनरशिप में लिखा होगा कि कितने मतलब मान लो एक ओनर है, ठीक है, या सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट और सर्विसेज, कितने तरीके के हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, इसमें बेसिकली करेंगे कि एक्सप्लेन ऑफ व्हाट मेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज स्टैंड आउट इन द मार्केट, किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आएगा जिससे एकदम कह सकते हो मतलब किस तरीके का हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो एकदम यूनिक होगा एंड उसके जो ग्रोथ के चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में हम रखेंगे कि प्रोडक्ट जो हमने बनाया उसकी कॉस्ट को पहले असर्टेन करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट जो है वो फिक्स करेंगे एंड क्या उसका बेसिकली प्राइस रहेगा वो सेट करेंगे। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट एंड सेल स्ट्रेटजी, इसमें मार्केटिंग का प्लान बनाएंगे जिसमें हम एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन सारी चीज़ें देखेंगे। सेल स्ट्रेटजी में देखेंगे कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को हमने सेल करना है, जिसमें हम एक सेल्स टीम स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेल्स का टारगेट रखेंगे कि कितने मंथ में इतनी होनी चाहिए। कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन में क्या करेंगे कि किस तरीके से हम कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट ही परचेज करे, किस तरीके से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करे। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट प्लान में आपका लिखा होगा बिजनेस ऑपरेशन, डे टू डे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे कंपनी में, ठीक है, किस तरीके का प्रोसेस होगा। सप्लायर एंड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, किस बेसिकली लोकेशन पे हमारा बिजनेस जो है वो ऑपरेट होगा। फाइनेंशियल प्लान में लिखा होगा रिवेन्यू मॉडल कि किस तरीके से जो बिजनेस है वो रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, सेल्स से कर रहा है, सब्सक्रिप्शन से कर रहा है या लाइसेंसिंग से कर रहा है। फंड्स रिक्वायरमेंट में आ जाएगा कि कितने हमें फंड्स नीडेड होंगे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में आपका आ जाएगा कि किस तरीके से अपने फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है, कौन कौन सी स्टेटमेंट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट आपको बनानी है, ठीक है, कितने साल मतलब बेसिकली कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपको मैंडेटरी बनानी है, नहीं बनानी है। नेक्स्ट है रिस्क एनालिसिस, इसमें बिजनेस रिस्क एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आप देखोगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं मार्केट में, फाइनेंशियल रिस्क कौन सा है एंड ऑपरेशनल रिस्क कौन सा है, ठीक है। इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए बिजनेस के लिए, बिजनेस प्लान के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी, प्रोडक्ट की इमेज होंगी, मार्केट रिसर्च का डाटा होगा, ठीक है। ये 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस प्लान वाला मैंने आपको कराया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी, हाउ विल यू इवेल्युएट एन ईडीपी,
EDP का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो मेन मोटिव होता है कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सके ताकि ये बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है क्रिएटिव अवेयरनेस। इसमें इंडिविजुअल्स को बेसिकली इन्फॉर्म करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, किस तरीके से आप सेल्फ रिलायंस एंड पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। नेक्स्ट है डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल। इसमें बेसिकली क्या करोगे, पार्टिसिपेंट्स जो है बेसिकली उनको नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करोगे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, डिसीजन मेकिंग में उनकी क्या करोगे, हेल्प करोगे। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इसमें आप क्या करोगे, इंडिविजुअल्स को इंकरेज करोगे ताकि वो क्रिएटिवली थिंक करें एंड न्यू इनोवेशंस लेके आएँ। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस में बेसिकली क्या है, आप जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करोगे, गाइडेंस प्रोवाइड करोगे ताकि उनका जो बेसिकली कह सकते हो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो, इंक्रीज हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। उनको सारी एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, अकाउंटिंग से लेकर। फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरल कल्चरल। इसमें बेसिकली क्या करोगे, आप एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है ये डेवलप करोगे, जिससे इंडिविजुअल पर्टिकुलरली रिस्क लेने के लिए मोटिवेट होगा एंड अच्छे तरीके से इनोवेशन ला के काम करेगा। इसमें सपोर्टिंग स्टार्टअप। इसमें आप क्या करोगे, अगर एक पर्सन स्टार्टअप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको आप प्रॉपर गाइड करोगे, ठीक है, हर चीज़ें आपको कैसे कैसे करनी है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग जॉब क्रिएशन। ये जॉब क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें ये इंडिविजुअल्स को इंकरेज करता है कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आगे दें। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ EDP। तो बेसिकली EDP को इवेल्युएट करने के लिए आपको कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज़ करने पड़ेंगे। पहला है प्री एंड पोस्ट प्रोग्राम असेसमेंट। इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो नॉलेज क्या करेगा, असेस करेगा कि कौन से स्किल, बेसिकली अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, आप कौन सी चीज़ सीखना चाहते हो। अगर वो पर्टिकुलरली जैसे मान लो अगर आपने कॉलेज लेवल पे कोई भी आपने ग्रेजुएशन चूज़ करनी है कि मैंने किस चीज़ में ग्रेजुएशन करनी है, उसके लिए क्या करोगे, आप सारी इन्फॉर्मेशन क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो इसी तरीके से आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिसमें टेस्ट, सर्वे वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट है सक्सेस रेट ऑफ स्टार्टअप्स। इसमें जो नंबर ऑफ बिजनेस स्टार्टअप्स है ना, प्रोग्राम्स हैं, उनको आप क्या करोगे, उनकी सक्सेस रेट देखोगे कि कौन सा एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा है जिसमें ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, इनरोल किया है एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पाई है। इसमें आप पार्टिसिपेंट की फीडबैक भी कलेक्ट करोगे अलग अलग पार्टिसिपेंट से, जिससे आप क्या कर सको, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो प्रोग्राम का प्रोवाइड कर सको। नेक्स्ट है फॉलोअप सर्वे। इसमें आप क्या करोगे, फॉलोअप सर्वे कंडक्ट करोगे एक पर्टिकुलरली पीरियड के बाद, जिसमें बेसिकली आप क्या करोगे, पार्टिसिपेंट्स का क्या करोगे, जो भी स्किल्स हैं एंड नॉलेज है उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करोगे, मतलब उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दोगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसमें आप क्या करोगे, इस तरीके से जो प्रोग्राम है EDP है उसको आप मेज़र करोगे, जिससे आप देखोगे कि क्या इस पर्टिकुलरली EDP से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमी। इसमें आप ओवरऑल कंट्रीब्यूशन देखोगे प्रोग्राम का लोकल इकोनॉमी में, जिसमें नंबर ऑफ न्यू बिजनेसेस स्टार्टअप्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस बिहेवियरल चेंजेस। इसमें आप क्या करोगे, देखोगे कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं एटीट्यूड में, रिस्क टेकिंग में, एबिलिटी में या लीडरशिप स्किल में एक पर्सन के, ठीक है, जिससे बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट है मेंटरिंग एंड सपोर्ट। इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है या इफेक्टिवनेस है मेंटरिंग एंड या पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट, वो आप प्रोवाइड करोगे पार्टिसिपेंट्स को, ताकि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप में वो एकदम दूर हो सके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में गाइस हमने क्या किया है, यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। यूनिट 2 की अगर आप गाइस वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, एंड कमेंट में लिख दो यस, उसकी वीडियो मैं आपके एग्जाम से पहले ज़रूर से डाल दूंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर से शेयर कर देना, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।